हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कोलिजन। तो कोलिजन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कोलिजन की थ्योरी के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोलिजन के बारे में देखते हैं कि कोलिजन जो है कितनी टाइप का होता है। तो कोलिजन जो है हम यहाँ पे पहला टाइप हम कोलिजन का पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन जिसे कहा जाता है और इसको कई कई किताबों में वन डायमेंशन कोलिजन भी कहा जाता है, 1D कोलिजन भी इसे कह देते हैं और 1D वन डायमेंशनल कोलिजन। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन ये है कि जब दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन के अलोंग मूव करती हैं तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा कि जब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही लाइन के अलोंग मूव करते हैं तो ऐसे कोलिजन को कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। कि एक ही लाइन हमारे पास है, उसी लाइन के अलोंग आगे पीछे जो है ये मूव करने वाले हैं हमारे कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास जो है वो m1 के बराबर है और इसके पास जो स्पीड है वो u1 के बराबर है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इसी लाइन के अलोंग एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और जिसका मास जो है m2 के बराबर है और जिसकी स्पीड जो है मैंने मान लिया u2 के बराबर है इस डायरेक्शन में। ठीक, ये एक ही दिशा में एक ही लाइन के अलोंग जो है ये मूव कर रहे हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का कोलिजन आपस में यदि आपको करवाना है तो u1 की जो वैल्यू है वो u2 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये तेजी से चलना चाहिए और ये धीरे चलना चाहिए, तभी ये आपस में कोलाइड कर पाएंगे। यदि ये तेज चलने लगा ये धीरे चलने लगा तो ये आगे निकल जाएगा, कभी ये इसको चेज ही नहीं कर पाएगा। तो ये ज्यादा है ये कम है, मैंने मान लिया यहाँ पे u1 इज ग्रेटर देन u2। तो जब ये इसको चेज करते करते पहुंच जाता है इस m2 के पास तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश होगा, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश होगा और वो होगा तो कहीं यहां, मैं लेकिन डायग्राम यही दिखा रहा हूं। तो ये m1 यहां पे और m2 जस्ट इससे टच हो रहा होगा और ये जस्ट बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ऐसा कुछ वहां पे हो रहा होगा। अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट टच नहीं हुए हैं, थोड़ा सा जो है गैप है इनके बीच में और अभी इसकी स्पीड जो है v1 के बराबर u1 के बराबर है और इसकी स्पीड अभी u2 के बराबर है। अभी इनके बीच में कांटेक्ट जो है नहीं है, थोड़ा सा इनके बीच में गैप है, एक छोटा सा गैप है इनके बीच में। ये m2 है, इनकी स्पीड अभी भी u1 और u2 के बराबर है जस्ट बिफोर द कोलिजन। अब क्या होता है कि ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इसके क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये m1 है, ये m2 है और ये आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं। कांटेक्ट में यदि आ गए हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करते हैं। तो m2 जो है, m2 जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं कह देता हूं स्मॉल f के बराबर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि m1 की वजह से m2 के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा f के बराबर ही। ठीक, तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स आप देख सकते हैं कि m2 ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है और m1 के ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स है। इनकी स्पीड्स की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ थी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होने वाली है और यहाँ पे इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है और फोर्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है। तो m1 जो ऑब्जेक्ट है वो रिटार्डेशन जो है महसूस करने वाला है, रिटार्डेशन इसका होगा, ये एक्सेलरेट होने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड विल डिक्रीज और इसकी स्पीड जो है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, स्पीड जो है इंक्रीज होने वाली है। ठीक, तो अब इनमें क्या होता है कि ये अभी जस्ट टच हुए हैं और इनके बीच में जो है फोर्सेस एक्ट करने लग गए हैं और अब क्या होता है, जैसे ये और आगे बढ़ते हैं इनके बीच में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफॉर्म होने लगते हैं। तो ये डिफॉर्म हो रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 और m2, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं f और f,
कोलिजन की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट पे, उसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है डिफॉर्म हो जाते हैं। और ये डिफॉर्म हो जाते हैं कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से डिफॉर्म हो गए। इनकी जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो डिफॉर्म हो जाती है, और डिफॉर्म होते 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 इतने डिफॉर्म हो जाते हैं कि अब इनका डिफॉर्मेशन रुक जाता है। डिफॉर्मेशन रुकने का कारण क्या होता है कि इनके अंदर जो इलास्टिक फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस इतने सारे डेवलप हो जाते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर पाते हैं, और कुछ समय के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट आ जाती है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट आ जाती है, और डिफॉर्मेशन अब रुक जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि डिफॉर्मेशन फर्दर डिफॉर्मेशन स्टॉप्स। और इस कंडीशन को हम कह सकते हैं, इस स्टेट को कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेज आ चुकी है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट पे हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इस समय इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो बराबर हो जाती है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ये मान लीजिए VC के बराबर जो है ये मूव करने लगते हैं। इस स्टेज से इस स्टेज तक जो है डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है। यहां से लेके यहां तक जो आपने ये देखा है, यहां से यहां तक जो है डिफॉर्मेशन बढ़ता है। डिफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या होता है कि अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो अपनी शेप को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि जितना डिफॉर्मेशन हो गया, जितना हमने सहना था उतना हम सह लिया है, अब हम नहीं सहेंगे, हम अपनी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट के बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपस में रिफॉर्म होने लगते हैं, और रिफॉर्म होने के बाद वापस से जो है वो कुछ इस तरीके से वहां सिचुएशन होती है कि डिफॉर्मेशन कम हो जाता है, डिफॉर्मेशन कम हो जाता है, डिफॉर्मेशन कम हो जाता है, और उसके थोड़े समय के बाद ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग हो जाते हैं, और इनकी स्पीड जो है हो जाती है, लेट्स से V2 के बराबर इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड जो है V1 के बराबर हो चुकी है। ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये स्टेज जो है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेज, यहां से लेकर यहां तक जो है वो डिफॉर्मेशन डिक्रीज होता है, डिफॉर्मेशन जो है वो कम हो रहा है। ठीक, ऊपर से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था, अब डिफॉर्मेशन जो है वो कम हो रहा है, और ये जो है अल्टीमेटली सेपरेट हो जाते हैं। और रिफॉर्मेशन की बात करें तो 100% रिफॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाएं, हो सकता है कंप्लीटली रिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि फाइनल जो है वो कोलिजन के बाद ये V2 और V1 इनकी स्पीड हो जाती है, और कोलिजन से पहले इनकी स्पीड क्या थी? कोलिजन से पहले इनकी स्पीड थी U1 और U2 के बराबर। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम की यदि बात की जाए, इस पूरे सिस्टम में M1 और M2 के सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहे हैं वो कोलिजन की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं, और वो क्योंकि यदि मैं इसको सिस्टम मान लेता हूं तो वो एक इंटरनल फोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस से कि इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम यहां लिख सकते हैं M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2। ये बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां पे लिख सकते हैं कितना होगा, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। ये रिलेशन जो है आप याद रखें कि रिफॉर्मेशन चाहे हो या ना हो, ये जो है कंडीशन ये वैलिड रहने वाली है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करने वाला है, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस एक्सटर्नल सिस्टम पर नहीं लग रहे हैं। तो एक बात आपको आ गई समझ में। अब क्या होता है कि रिफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, यहां से यहां डिफॉर्मेशन कम होता है, रिफॉर्मेशन बढ़ता है। तो रिफॉर्मेशन अल्टीमेटली 100% भी हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है। तो इस बेसिस पर कि कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे कोलिजन के बाद रिफॉर्म हो जाते हैं, इसको कैटेगराइज किया गया है कोलिजन को, और दो पार्ट में इसको
जो है हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि यहां पर जो रिफॉर्मेशन होता है वो 100% से कम होता है। तो यहां पे रिफॉर्मेशन जो है, रिफॉर्मेशन इज लेस देन 100%, और जो हमारे पास ये है इलास्टिक कोलिजन है, इसमें जो हमारा रिफॉर्मेशन है ये 100% होता है। रिफॉर्मेशन 100% है तो इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और 100% से कम है तो उसे इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो इस रिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हम एक कांस्टेंट की सहायता लेते हैं जिसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसे डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो हमारे दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कोलिजन के बाद जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो, और कोलिजन से पहले जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो, इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ सेपरेशन, बिकॉज कोलिजन के बाद में दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दूर दूर जाते हैं, और कोलिजन से पहले वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो मैं कोलिजन के बाद की जो रिलेटिव स्पीड है उसे मैं स्पीड ऑफ सेपरेशन कह रहा हूं। स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन divided by speed of approach, divided by speed of approach before the collision, before the collision is called the coefficient of restitution। अब यहां पे बात ये आती है कि यहां स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि कैसे अलग अलग केसेस में स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच क्या क्या आप लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम जैसे अपने क्वेश्चन में देखें जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि ये U1 है बेटा, ये U2 है, और कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है कि ये इसकी स्पीड जो है V1 हो जा रही है, इसकी स्पीड जो है V2 हो जा रही है। तो हम ये बात जानते हैं कि बिफोर कोलिजन कौन ज्यादा होगा, U1 ज्यादा होगा U2 से। तो ये कितनी रिलेटिव स्पीड से अप्रोच कर रहे होंगे, या अप्रोच को भाड़ में जाने दो, आप ये देखिए कि रिलेटिव स्पीड कितने होने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ U2 माइनस U1 हम लिखेंगे, मॉड ऑफ U2 माइनस U1, रिलेटिव वेलोसिटी ये है, इसका मॉड ले लिया, रिलेटिव स्पीड बन गई। अब भाई इनमें से देखिए कौन ज्यादा है, U1 है कि U2 ज्यादा है। हम जानते हैं कि कोलिजन से पहले की बात करें तो U1 ज्यादा होगा, तो मॉड को कैसे खोलेंगे, नेगेटिव साइन से खोलना पड़ेगा। तो आप इस मॉड को लिख सकते हैं U1 माइनस U2। ये हो जाती है आपकी स्पीड ऑफ अप्रोच, इसे कहते हैं हम यहाँ पे स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच है ये। अब यहां देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मॉड ले लेंगे तो रिलेटिव स्पीड आपको मिल जाएगी, तो आपको मिल जाएगा V2 माइनस V1। अब यहां देखिए बेटा कोलिजन के बाद कौन ज्यादा होगा, V2 के V1, इसमें धक्का पड़ा है पीछे से तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो ज्यादा माइनस कम, तो मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन कर देंगे तो आपको यहां मिल जाएगा V2 माइनस V1। तो ये क्या कहलाती है बेटा, आपकी स्पीड ऑफ अप्रोच कहलाती है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक लिखा है, स्पीड ऑफ अप्रोच है, स्पीड ऑफ सेपरेशन मिल जाएगी, स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक बात। ये हुआ हमारा एक केस। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो जा रहा है इस तरीके से U1 से, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरीके से U2 से, और कोलिजन के बाद ये कुछ इस तरीके से चले जाते हैं, लेट्स से V1 से जा रहा है ये, और ये जा रहा है V2 से। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना कितना है। बिफोर कोलिजन ये कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन ये कंडीशन है, सोच के बताइए क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, उसका मॉड लिखना है, और मॉड को जो साइन है मॉड का वो हटाना है प्लस या माइनस से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू U1 प्लस U2, और यहां पे यदि मैं बात करूं स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन वो कितना आ जाएगा आपके पास, V2 प्लस V1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
सारे समझ गए कि इस वाले केस में कैसे लिखेंगे, इस वाले केस में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारे इस केस में क्या है, ये हो जाएगा आपके पास V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ये बन जाता है, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी कितनी होती है, ये भी आप याद रखेंगे कि E इज इक्वल टू 1 यदि है तो इसका मतलब कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। और E की वैल्यू यदि 1 से कम है और 0 से ज्यादा है तो इसे कहा जाता है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। और यदि E की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसे इनइलास्टिक का एक स्पेशल टाइप कहते हैं, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ गए, E की वैल्यू 0 है तो उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो ये जो है दो बातें हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की है और एक है आपके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। इन दोनों इक्वेशन से ही सारे के सारे क्वेश्चंस कोलिजन के किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको और जो है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता देते हैं जिससे आपको टाइम कम लगे। सिर्फ क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको समय रहते कंप्लीट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बता देता हूं, नोट करके आप लिख जाइए उनको। एक होता है आपके पास कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है कि जब कोलिजन होता है तो हमारे जो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें देखा जाता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कम हो जाती है और हमारे इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन से जब रिफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है कोलिजन की वजह से, तो रिफॉर्मेशन 100% ना होने की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है हमारी लूज हो जाती है, और वही एनर्जी का लॉस जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की फॉर्म में हमें मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि इस कोलिजन में, इस पर्टिकुलर टाइप के कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो हम सिंपली काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस बता सकते हैं पूरे सिस्टम का। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है आपके पास। फॉर्मूला ये है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। तो आप ये फॉर्मूला जो है याद रखें, हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक चीज और कि यदि E की वैल्यू 1 के बराबर है, if E is equals to 1, E की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो E स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं if E is equals to 1, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया है। डेल्टा इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल is equal to kinetic energy of system final। तो ये बात भी आप याद रखें कि इलास्टिक कोलिजन है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और E की वैल्यू यदि 0 होती है तो हम कह सकते हैं कि लॉस जो होता है वो मैक्सिमम हमें मिलता है। तो यहां पे हम लिखेंगे if E is equals to 0 then we get maximum loss in kinetic energy of system। सबसे ज्यादा लॉस होता है, सही बात भी है, लॉजिकल बात है पूरी, कि यदि रिफॉर्मेशन कम होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा जितना ज्यादा, उतना ही लॉस ज्यादा होगा हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में, ठीक है। अगला नोट हम लिखते हैं, नोट नंबर 3, कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस बराबर हैं, इसका मास m है एक ऑब्जेक्ट का और एक दूसरा ऑब्जेक्ट कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर है,
क्या मैं कह रहा हूं, सारी बातें याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं और दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास एकदम समान है, ठीक। तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल मास है इनका, तो टकराने के बाद होता क्या है कि इनकी वेलोसिटीज जो हैं आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। तो यदि आपको आफ्टर कोलिजन आपको वेलोसिटीज निकालनी है तो इनकी वेलोसिटीज आती हैं, इनकी वेलोसिटी आती है, इसकी इससे एक्सचेंज हो जाएगी, इसकी इससे एक्सचेंज हो जाएगी, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी विद डायरेक्शन। तो इसकी स्पीड हो जाती है u2 इस डायरेक्शन में और इसकी हो जाती है u1 इस डायरेक्शन में, ठीक। वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। ये वाला वेक्टर उठा के यहां रख दो, ये वाला वेक्टर उठा के यहां रख दो, आफ्टर कोलिजन में टकराने के बाद ये ऐसे मूव करती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट ये है कि यदि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ भी हो और ये टकराता है किसी स्टेशनरी वॉल से, एक स्टेशनरी वॉल से टकरा रहा है, स्टेशनरी वॉल, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो e के बराबर है। तो आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन की यदि बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो e टाइम्स u हो जाती है। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, तो इसकी स्पीड जो है वो e टाइम्स u हो जाती है, ठीक है। गए थे u से और टकरा के वापस आए हैं e टाइम्स u से। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि हमारे पास एक स्टेशनरी हैवी वॉल है, वॉल का मास ऑफकोर्स इस बॉल के मास से ज्यादा होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको रखना है याद, ठीक बात। अब हम इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारे पास कुछ इस तरीके से है। एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 1 kg के बराबर है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg के बराबर है। इसकी स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड और इस 2 kg के मास की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है और आपको दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है यहाँ पे 1 के बराबर है। E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1, यानी कि इलास्टिक कोलिजन आपको क्वेश्चन में दिया है, इलास्टिक कोलिजन। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन सेकेंड पार्ट आपको बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं।